Welcome to Resonating Law, where every law carries meaning and every meaning resonates. If you find this video helpful, please like, share and subscribe to the channel क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में काफ़ी टाइम और एफर्ट लगता है। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और वैल्यूएबल वीडियोस लाती रहूं। So don't forget to like, share and subscribe. In the previous lecture, we have completed till section number 74. Part 2 हम execution का जो section wise दिया हुआ है CPC में वो हमारा पूरा complete कर चुके हैं। लेकिन तब भी मैंने बोला था कि आपका सिर्फ section part कर लेने से पूरा part जो है एग्जीक्यूशन का वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। 100% आपको एग्जीक्यूशन की जो कार्रवाई है वो तभी समझ में आएगी जब आप इसके साथ रेलेवेंट ऑर्डर नंबर 21 पढ़ेंगे। ऑर्डर नंबर 21 इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको एग्जीक्यूशन की कार्रवाई पता होनी चाहिए कि फ्रॉम द वेरी स्क्रैच कैसे स्टार्ट होकर कैसे जो है डिक्री सेट असाइड करी जाती है, सेल सेट असाइड करी जाती है। 106 में जो दिया गया है, मतलब टोटल मैं ये कह रही हूँ स्क्रैच से लेकर 1 से लेकर रूल नंबर 106 तक आपको पता होना चाहिए। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि 106 तक सारे रूल आपको समझ में आने चाहिए, सारा आपको याद रहना चाहिए, बट ऐसे रूल हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन जुडिशरी के द्वारा या फिर कोई भी जहां सीपीसी आती है वहां पर पूछ लिया जाता है कि 39 में क्या था, ऑर्डर रूल नंबर 21 में क्या था, रूल नंबर 106 क्या कहता है, 92 क्या कहता है, 94 क्या कहता है। मतलब बहुत सारे जो ऐसे रूल हैं ऑर्डर नंबर 21 के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये समझ लेना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब ज्यादा देरी ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे रूल नंबर 1 से लेकर 17 तक और आगे आने वाली वीडियो लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट करेंगे 106 तक पूरा ऑर्डर नंबर 21। देन वी विल स्टार्ट विद सेक्शंस अगेन। पहला है पेमेंट अंडर डिक्री। पेमेंट कैसा करवाया जाए, तो रूल नंबर 1 बोलता है कि मोड ऑफ पेइंग मनी अंडर डिक्री। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, मतलब पे कैसे किया जाएगा। मनी का अगर कोई डिक्री है तो उसमें पे कैसे किया जाएगा, तो जो जजमेंट डेटर होता है ना उसके लिए है ये। तो जजमेंट डेटर जो है उसको पेमेंट करना है किसको, डिक्री होल्डर को बेसिकली। तो वो 3 तरीके से कर सकता है, या तो वो क्या करवा दे, डिपॉजिट करवा दे कोर्ट के अंदर। ठीक है, वो पेमेंट वगैरह जो भी है उसको करना है वो कोर्ट में डिपॉजिट करवा दे, कोर्ट को सेंड कर दे पोस्टल मनी ऑर्डर से। इस तरीके से हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आउट ऑफ कोर्ट अगर उसे करना है तो डायरेक्टली डिग्री होल्डर को बाय पोस्टल मनी ऑर्डर या बैंक के थ्रू, इस तरीके से जिसका राइटिंग में होना चाहिए पेमेंट एविडेंस वगैरह, तो इस तरीके से वो सेंड कर सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि वो एज द कोर्ट विच मेड द डिक्री, जिसने डिक्री पारित करी है वो जैसा भी डायरेक्ट करे। ठीक है, जिसने डिक्री बनाई है वो प्रभु जैसा भी डायरेक्ट करे। ये 3 चीजों से हो सकता है। इसमें आगे ये बताया गया है कि जो जजमेंट डेटर होगा वो नोटिस देगा डिक्री होल्डर को, आइदर वो कोर्ट के थ्रू देगा या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, या इस तरीके से। ये जो नोटिस देना है वो पहले वाले ए क्लॉज में और सी क्लॉज में जरूरी है, जहां पर वो कोर्ट के अंदर डिपॉजिट करवा रहा है मनी या फिर कोर्ट जैसा डायरेक्ट कर रहा है वो काम कर रहा है। आउट ऑफ कोर्ट देता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमें एविडेंस तो राइटिंग में मिल ही चुका है बैंक के स्टेटमेंट स्लिप वगैरह से। बट इन दोनों केसेस में एविडेंस नहीं मिला है तो एविडेंस ये नोटिस ही होता है। ठीक है, उसके बाद ये है कि जो पोस्टल मनी जब वो भिजवाएगा तो पोस्टल मनी की जो बैंक स्टेटमेंट वगैरह होगी उसमें क्या, जब वो भिजवा रहा है जजमेंट डेटर डिग्री होल्डर को, तो क्या उसमें मेंशन होगा, कंटेंट्स क्या होंगे, स्पेशली क्या मेंशन होगा। तो पहली बात तो जो ओरिजिनल सूट का नंबर है वो मेंशन होगा। ठीक है, पार्टीज का नेम मेंशन होगा। अगर पार्टीज में 2 से ज्यादा प्लेंटिफ है या 2 से ज्यादा डिफेंडेंट है तो फर्स्ट 2 प्लेंटिफ फर्स्ट 2 डिफेंडेंट का नाम होगा। तीसरा कि जो मनी रेमिट किया गया है, जो भी एडजस्ट होने है प्रिंसिपल कॉस्ट वगैरह वो मेंशन होगी, इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह। चौथा होगा कि नंबर जो है एग्जीक्यूशन केस का जो नंबर है
जहाँ केस पेंडिंग है, जिस कोर्ट में केस पेंडिंग एग्जीक्यूशन के लिए, वो वहाँ पे एग्जीक्यूशन केस का क्या नंबर है वो मेंशन होगा। और पांचवी चीज ये होगी कि नेम और एड्रेस जो है पेयर का, किसका, पेयर का, कौन पे कर रहा है, यानी कि जजमेंट डेटर दे रहा है ना डिग्री होल्डर को, तो जजमेंट डेटर क्या है, अपना नाम एड्रेस वगैरह क्या है यहाँ पे लिख के देगा। अब क्लॉज 4 में ये नॉर्मली बताया गया है कि जो ए और सी के अंदर, ये जहाँ पे कोर्ट में डिपॉजिट कर रहा है, ये कोर्ट की जो सर कोर्ट डायरेक्ट कर रहा है वैसा काम कर रहा है, तो वहाँ पर जो पेमेंट कर देता है वो, सॉरी, जहाँ पर वो नोटिस सर्व कर देता है, ठीक है, जिस डेट को वो नोटिस सर्व कर देता है डिक्री होल्डर को, उस दिन से जजमेंट डेटर पर कोई भी इंटरेस्ट दे नहीं होगा, यानी कि इंटरेस्ट उसको नहीं देना पड़ेगा उस दिन से, जब से वो नोटिस सेंड कर देता है, फ्रॉम दैट डे, ठीक है। वही चीज 5 में भी एक बोली है कि जहां पर आउट ऑफ कोर्ट वो डिग्री होल्डर को पैसा देता है, तो जिस दिन उसने पैसा दे दिया है उस दिन से उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस दिन से कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगेगा उसका, उस दिन से इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जब तक वो नहीं देता है, तब तक दोनों ही केसेस में तब तक नहीं देता है जब तक इंटरेस्ट लग सकता है, लगता ही है, ठीक है। प्रोविजन ये है कि जहां पर डिग्री होल्डर जो है वो रिफ्यूज कर देता है एक्सेप्ट करने से पोस्टल मनी, या फिर वो जो पेमेंट है बैंक का उसको भी अवॉइड वगैरह कर रहा है, ठीक है, तो डिग्री होल्डर अवॉइड कर रहा है ना, जजमेंट डेटर की तो कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर जजमेंट डेटर जो है, जिस दिन से उसने पैसा दे दिया है, ठीक है, जिस दिन से उसने अपना पोस्टल मनी से वहां पे या फिर बैंक के थ्रू या जिस तरीके से भी पैसा दे दिया है, जिस दिन से दे दिया है उस दिन से उसका इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा, ठीक है, जिस दिन से पैसा दे दिया है उस दिन से इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। उसके बाद रूल नंबर 2 बोलता है पेमेंट आउट ऑफ कोर्ट टू डिग्री होल्डर। अब डिग्री होल्डर को आउट ऑफ कोर्ट पेमेंट कैसे होगा, तो जहां पर क्या है, सेटिस्फेक्शन करना है डिग्री होल्डर का, ठीक है, कैसा, मनी की डिग्री है, ठीक है, उसमें सेटिस्फेक्शन कैसे करना है, या तो पूरा ही उसे देना है या फिर कुछ हिस्सा या पार्ट में उसे देना है, ठीक है। तो जो यहाँ पे डिग्री होल्डर है वो सर्टिफाई करेगा, ठीक है, डिग्री होल्डर अब कोर्ट को बताएगा जहाँ पे उसको मिल चुका है ना पैसा, या तो पूरे में मिल चुका है या फिर पार्ट वगैरह में मिल चुका है, तो जो भी मिला है, जैसा भी मिला है, वो डिग्री होल्डर जो है वो सर्टिफाई करेगा किसको, पेमेंट या फिर एडजस्टमेंट टू द कोर्ट को बताएगा, जिसकी ड्यूटी है, कौन से कोर्ट को बताएगा, जिस कोर्ट की ड्यूटी है एग्जीक्यूट करवाना डिग्री को, ठीक है, उस कोर्ट को बताएगा और वो कोर्ट फिर उसको रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद क्लॉज 2 सब रूल 2 बात करता है कि जहां पर जजमेंट डेटर जो है या फिर जजमेंट डेटर का जो श्योरिटी है उसमें वो बताएगा, वो क्या बताएगा कि ऐसा जो है एडजस्टमेंट वगैरह है वो मैंने कर दिया है, एंड अब वो जजमेंट डेटर जो है वो अप्लाई करेगा कोर्ट में क्या इशू करवाने के लिए, नोटिस इशू करवाने के लिए डिग्री होल्डर को शो कोज का नोटिस इशू करवा के कोर्ट से अपनी डेट फिक्स करवाएगा, ठीक है, कोर्ट के साथ डेट फिक्स करवाएगा। फिर ये क्यों कर रहा है वो जजमेंट डेटर, क्योंकि वो चाहता है कि कोर्ट उससे पूछे कि ये पेमेंट जो ये एडजस्टमेंट है वो क्यों रिकॉर्ड में एज सर्टिफाइड नहीं रिकॉर्डेड होना चाहिए। मतलब तुम क्लॉज 1 में उन्होंने क्या किया है, डिग्री होल्डर ने यहाँ पर सर्टिफाई नहीं किया है कोर्ट के अंदर, ठीक है, तो इसीलिए जजमेंट डेटर को ये स्टेप लेना पड़ रहा है, जजमेंट डेटर को यहाँ पर इशू करवाना पड़ रहा है नोटिस अगेंस्ट द डिग्री होल्डर की कोर्ट उससे पूछे कि क्यों उसने सर्टिफाई वगैरह नहीं किया था, तो वो चीज़ को रिकॉर्ड किया जाएगा, उसमें बुलाया जाएगा, ठीक है। अगर मान लो वो आता ही नहीं है, डिग्री होल्डर आता ही नहीं है जिस दिन उसे बुलाया गया है, तो फिर उसे सर्टिफाइड, मतलब उसे पैसा जो सर्टिफिकेशन है ना जो उसे देना है वो माना जाएगा कि ऐसा वो सर्टिफाई किया ही नहीं है, और वो एक तरीके से कोर्ट में रिकॉर्ड बन जाएगा। 2A ये बोलता है, सब रूल 2A ये बात करता है कि कोई भी पेमेंट या एडजस्टमेंट जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा एट द इंस्टेंस ऑफ द जजमेंट डेटर, ठीक है,
एट द इंस्टेंस ऑफ द जजमेंट डेटर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। कब तक नहीं किया जाएगा? जब तक वो रूल 1 में, मतलब डिग्री होल्डर ने रूल 1 में जब तक सर्टिफाई नहीं कर दिया है कोर्ट के अंदर। दूसरा ये हो सकता है कि जब तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस नहीं हो गए पेमेंट और एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग में। तीसरा ये है कि पेमेंट और एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग डिग्री होल्डर ने क्या है, वो नोटिस प्रोड्यूस नहीं कर दिया है कोर्ट के सामने। कौन सा नोटिस? जो कि उसे दिया गया था, कौन से केस में दिया गया था? रूल नंबर 1 के सब रूल 2 में नोटिस दिया गया था, जहाँ पे आउट ऑफ कोर्ट उनका सेटलमेंट हुआ था। ठीक है, तो इन तीनों केसेस में या तो तीनों में से एक या कोई भी 2-3 इस तरीके से, मतलब जो भी है, ये चीज़ें अगर सेटिस्फाई है तो फिर कोर्ट रिकॉर्ड कर लेगा एट द इंस्टेंस ऑफ द जजमेंट डेटर कि पेमेंट एडजस्टमेंट हो गई है। ठीक है, उसके बाद सब रूल 3 ये बोलता है कि जो पेमेंट है या एडजस्टमेंट है जहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है और रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर फिर वो कोर्ट के द्वारा भी, जो कोर्ट एग्जीक्यूट कर रहा है डिग्री को, उसके द्वारा भी सर्टिफाइड और रिकॉर्डेड नहीं मानी जाएगी। जहाँ पे आपने खुद ही नहीं करवाई है तो कोर्ट कैसे मान लेगा? ठीक है, उसके बाद आता है कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्रीज, जो कोर्ट एग्जीक्यूट कर रहा है डिक्रीज। ठीक है, तो इसमें है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 सिंपली ये बात करता है कि लैंड सिचुएट इन मोर देन 1 जुरिस्डिक्शन। तो अब जो है प्रॉपर्टी क्या है, एक से ज़्यादा जुरिस्डिक्शन में आती है। ठीक है, जजमेंट डेटर की जो प्रॉपर्टी है जिससे पैसा वसूली करनी है, एग्जीक्यूशन करना है, वो क्या है, एक से ज़्यादा जुरिस्डिक्शन में आती है। तो क्या होगा अब? वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो एक से ज़्यादा जुरिस्डिक्शन में आती है, तो जो लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन होगी 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी, तो कोई सा भी कोर्ट बेसिकली वहाँ पे कोई सा भी कोर्ट जो है अटैच कर सकता है, सेल कर सकता है। और यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि एक जगह एग्जीक्यूशन हो सकता है और साइमल्टेनियसली, मतलब एक कोर्ट जो है जिसका दोनों का जुरिस्डिक्शन लग रहा है, तो एक कोर्ट जिसका जुरिस्डिक्शन लगता है वो एग्जीक्यूशन कर सकता है। दूसरे कोर्ट जिसका जुरिस्डिक्शन लगता है वो साइमल्टेनियसली दूसरी जगह जो जुरिस्डिक्शन का कोर्ट है वो यहाँ पर प्रॉपर्टी का जो है अटैच कर सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। इस तरीके से ये है। रूल 4 इंपॉर्टेंट नहीं है। रूल 5 पे आ जाते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर। मोड ऑफ ट्रांसफर सिंपली यही बात करता है कि जहाँ पर एक डिग्री है जो सेक्शन 39 के तहत, ऐसा लिखा नहीं है इसमें, लेकिन सेक्शन 39 के अंदर ही ट्रांसफर ऑफ डिग्री है ना, तो दूसरे कोर्ट को ट्रांसफर कर दी जाती है। तो वही ये बोलता है कि जब डिग्री जो है दूसरे कोर्ट को एग्जीक्यूशन निष्पादन के लिए ट्रांसफर कर दी जाती है, तो कोर्ट जो पास कर रहा है ऐसी डिग्री, ठीक है, कोर्ट कौन सा जो पास कर रहा है ऐसी डिग्री, वो सेंड करेगा डायरेक्टली टू अदर सच अदर कोर्ट। ठीक है, उसको डायरेक्टली सेंड करेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है अब वो उसी सेम स्टेट में वो कोर्ट हो सकता है उस स्टेट में हो सकता है कि उस स्टेट में ना हो। तो जिस कोर्ट को ये डिग्री निष्पादन के लिए अब जिस कोर्ट ने डिग्री पारित करी है, उससे निष्पादन के लिए जिस कोर्ट को ये डिग्री मिली है, उसके पास अगर कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है एग्जीक्यूट करवाने का डिग्री को, तो वो वापस उस कोर्ट को नहीं भेजेगा जिसने उसे डिग्री ट्रांसफर करी है, उसको नहीं भेजेगा, बल्कि उसको भेजेगा जो जिस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन लगता है। आगे भी हम इसे कंटिन्यू करके पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 6 बताता है कि प्रोसीजर क्या रहेगा जहां पर कोर्ट डिजायर करता है कि उसकी जो डिग्री है वो दूसरे कोर्ट के द्वारा निष्पादित होनी चाहिए। तो प्रोसीजर ये होगा कि कोर्ट क्या सेंड करेगा एग्जीक्यूशन के लिए, जो डिग्री सेंड कर रहा है उसके साथ वो कॉपी ऑफ डिग्री सेंड करेगा। दूसरी बात, एक सर्टिफिकेट सेंड करेगा, उसमें बताएगा कि कितना पार्ट तो एग्जीक्यूट हो चुका है, कितना पार्ट एग्जीक्यूट होना बाकी है, या फिर पूरा ही बाकी है, इस तरीके से बताएगा। तीसरी चीज ये बताएगा, ये सर्टिफिकेट देगा, तीसरी चीज ये देगा कॉपी ऑफ एनी ऑर्डर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। ठीक है, कॉपी ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। कोई जो एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री के लिए कोई ऑर्डर पारित किया है तो उसकी कॉपी देगा। अगर कोई ऑर्डर पारित नहीं किया है तो उसके इफेक्ट में एक सर्टिफिकेट
प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, किस कोर्ट को? ये दूसरे कोर्ट को देगा। ठीक है, जिसने कोर्ट ने पास करी है वो किसको देगा? दूसरे कोर्ट को देगा जिसमें एग्जीक्यूशन के लिए डिक्री अब जा रही है। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 7 बताता है कि कोर्ट रिसीविंग कॉपीज ऑफ डिक्री, जो ये कोर्ट अब रिसीव कर रहा है, जो दूसरा कोर्ट ये रिसीव कर रहा है, तो ये जो भी है वो फाइल करेगा विदाउट प्रूफ। तो इसको कोई बिना प्रूफ के वो क्या करेगा? फाइल कर देगा। कॉपी जो कॉपीज वगैरह हैं वो सब फाइल करेगा विदाउट एनी प्रूफ। ठीक है, वैसे तो प्रूफ मांगता नहीं है, बट अनलेस फॉर द स्पेशल रीज़न अगर वो मांग ले तो वो फिर रिकॉर्ड करेगा और अंडर द हैंड ऑफ द जज रिकॉर्ड करेगा। और अगर उसको मतलब वो क्यों मांग रहा है, ऑन द ग्राउंड ऑफ कि उसे प्रूफ चाहिए। ठीक है, तो ये जो बेसिकली सेम बराबरी इक्वल वाला कोर्ट होता है वो नहीं करता है, सुपीरियर कोर्ट होता है तो वो कर सकता है। तो इस तरीके से होता है, बाकी ये तो प्रैक्टिकल चीज़ है। बट ये है कि जनरली जो होता है वो बिना मतलब किसी चीज़ के, बिना किसी प्रूफ के वो काम करता है। अदरवाइज अगर चाहे तो स्पेशल रीज़न वो रिकॉर्ड कर सकता है राइटिंग में अंडर द हैंड ऑफ द जज, और फिर उसके बाद वो प्रूफ अगर मांग कर रहा है तो वो प्रूफ ले सकता है। उसके बाद आता है उसके बाद आता है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 बताता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर बाय कोर्ट टू विच इट इज सेंड, जिसको सेंड करी गई है अब वो क्या है, यहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू करेगा। तो अब जो जिस कोर्ट को सेंड करी गई है वो क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अगर वो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो वो अपने जो ट्रांसफर करेगा एग्जीक्यूशन के लिए उस डिक्री को टू द कोर्ट विच इज सबॉर्डिनेट टू दैट कोर्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो सबॉर्डिनेट है ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, सबॉर्डिनेट भी होगा और कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन भी लग रहा होगा, उस कोर्ट को वो ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 बात करता है एग्जीक्यूशन बाय हाई कोर्ट की ऑफ डिक्री ट्रांसफर्ड बाय अदर कोर्ट। तो अदर कोर्ट बोला है, ये नहीं कि हाई कोर्ट नहीं, तो ज़रूरी नहीं है कि हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट को भेजे। ये हो सकता है कि हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट को भेजे, ये भी हो सकता है कि नॉर्मल कोई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है, वो कोर्ट जो है अब हाई कोर्ट को डिक्री निष्पादन के लिए भेज रहे हैं। तो ऐसे केस में जब हाई कोर्ट के पास निष्पादन के लिए डिक्री आई है तो ऐसे केस में हाई कोर्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट उसको उसी मैनर में एग्जीक्यूट करेगा जैसे कि कोई भी कोर्ट करता, मतलब कोई भी कोर्ट मतलब जो जिसके पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है, वो कोर्ट जैसे निष्पादन की कार्रवाई करता वैसे निष्पादन की कार्रवाई हमारा हाई कोर्ट करने वाला है। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 बताता है एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो है, अब जो एप्लीकेशन है वो कौन लगाएगा? ये तो हमें समझ है ही कि जो अपना पैसा, अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहता है, जिसके पक्ष में डिक्री पारित हुई है, वही ये काम करेगा। तो वो कौन है? वो है डिक्री होल्डर। तो यहाँ पर जो डिक्री होल्डर चाहता है तो एप्लीकेशन भी वही लगाएगा कोर्ट के अंदर। अब कौन से कोर्ट में लगाएगा? तो वो लगाएगा जिस कोर्ट ने पास करी है डिक्री। ठीक है, या फिर उसका ऑफिसर अगर उस बिहाफ में कोई अपॉइंट करा है तो वहां पर वो लगाएगा। ठीक है, अगर वो डिक्री जो है निष्पादन के लिए दूसरे कोर्ट में चली गई है, ठीक है, निष्पादन के लिए वो डिक्री अगर दूसरे कोर्ट में चली गई है तो फिर उस दूसरे कोर्ट में वो एप्लीकेशन लगाएगा। ठीक है, अभी तो रूल नंबर 10 में सिर्फ इतना सा लिखा है कि वो एप्लीकेशन लगाएगा। एप्लीकेशन कहाँ लगाएगा? डिक्री अगर वहीं की वहीं है, जिस कोर्ट ने पारित करी है वहीं है अभी भी डिक्री, तो वहां लगा देगा एप्लीकेशन। या फिर अगर वो डिक्री निष्पादन के लिए दूसरे कोर्ट में जा चुकी है तो वहां लगा देगा एप्लीकेशन। ठीक है, अब एप्लीकेशन में 2 तरीके की एप्लीकेशन होती है, रूल नंबर 11 में बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रूल नंबर 11 बताता है कि ओरल एप्लीकेशन होती है, रिटर्न एप्लीकेशन होती है। जो ओरल एप्लीकेशन होती है वो जहाँ पे जो डिक्री है, पेमेंट ऑफ मनी की अगर डिक्री है तो
कोर्ट यहाँ पर पेमेंट ऑफ मनी की डिक्री के अंदर ओरल एप्लीकेशन सुन लेता है। किसकी? डिक्री होल्डर की। अब ओरल एप्लीकेशन उस डिक्री होल्डर को लगानी कब है? उसको एट द टाइम ऑफ द पासिंग ऑफ द डिक्री लगानी है। जब वो डिक्री पास कर रहे हो तब लगानी है, उसी वक्त लगा देनी है। ठीक है। और अगर उस वक्त उसने क्या है, ओरल एप्लीकेशन लगाई एट द टाइम ऑफ द पासिंग ऑफ द डिक्री, ठीक है, डिक्री होल्डर ने ओरल एप्लीकेशन लगा दी। अब यहाँ पर पेमेंट ऑफ मनी अगर जजमेंट डेटर नहीं कर पाता है तो फिर वहां पे उसका क्या होगा? अरेस्ट होगा। क्या होगा? अरेस्ट होगा। ठीक है। और जो ये अरेस्ट के लिए ना, ये चीज वारंट वगैरह तैयार करना है ना, तो ये पहले से ही तैयार कर दिया जाता है। ठीक है। इसकी प्रिपरेशन पहले से ही कर दी जाती है जब ये भना को कोर्ट को कि जजमेंट डेटर जो है वो यहीं पर है, कोर्ट के अंदर ही है, कोर्ट की प्रेमाइसेस में ही है, तो पहले से ही कर दिया जाता है। और अगर पैसा नहीं दिया जजमेंट डेटर ने तो वहां पे उसका अरेस्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है रिटर्न एप्लीकेशन। अब रिटर्न एप्लीकेशन में थोड़े बहुत चीजें हैं जो ध्यान में रखने वाली बात है। तो ओरल एप्लीकेशन हो गई है तो ठीक है। ठीक है। सब रूल 1 में अगर ओरल एप्लीकेशन हुई है तो उसको तो छोड़ो। अब रिटर्न एप्लीकेशन अगर करनी है अपने को, तो रिटर्न एप्लीकेशन कैसे करोगे? तो जो डिक्री होल्डर है वो रिटर्न एप्लीकेशन लगाएगा फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। तो वो होगी, पहले तो राइटिंग में होगी, दूसरी बात साइंड होगी उसके द्वारा, और वेरीफाइड होगी बाय दैट पर्सन, बाय एप्लीकेंट। ठीक है। तो जो डिक्री होल्डर है वो क्या है, साइन करेगा, राइटिंग में लिखेगा, वेरीफाई होगी उसके द्वारा, या फिर ऐसा व्यक्ति भी यहाँ पर एप्लीकेशन लगा सकता है जो ये फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस से एक्वेंटेड है। एक्वेंटेड मतलब संबंध कुछ रखता है इस केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस से, तो वो पर्सन भी यहाँ पर रिटर्न एप्लीकेशन लगा सकता है। अब रिटर्न एप्लीकेशन जो होगी वो होगी टेबुलर फॉर्म में। ठीक है। और जो टेबुलर फॉर्म में होगी ये, और इसमें होगी बहुत सारी चीजें, तो लाइन वाइज पढ़ते हैं कि क्या क्या होगा। पहला होगा नंबर ऑफ द सूट, दूसरा होगा नेम ऑफ द पार्टीज, तीसरा होगा डेट ऑफ द डिक्री। ठीक है। चौथा होगा कि अगर अपील करती है और करी गई है तो बताओ कि कहाँ करी है अपील, वो सब। पांचवा होगा कि पेमेंट और एडजस्टमेंट जो मैटर इन कंट्रोवर्सी है, जो पार्टीज के बीच में सब्सिक्वेंटली टू द डिक्री जो भी मैटर इन कंट्रोवर्सी, पेमेंट एडजस्टमेंट वगैरह क्या है, क्या किया गया है, कभी तक नहीं किया है, वो सब मेंशन करो। ठीक है। फिफ्थ हो गया है। सिक्स्थ ये है कि प्रीवियस एप्लीकेशन अगर करी गई थी इस रिगार्डिंग, तो प्रीवियस एप्लीकेशन बताओ कब करी गई थी, ये बताओ डेट उसकी, और प्लस ये बताओ कि अगर करी गई थी तो क्या रिजल्ट रहा उसका एप्लीकेशन का, वो बताओ। ठीक है। उसके बाद सातवीं चीज ये बताओ आप कि अदर रिलीफ अगर कोई ग्रांट किया गया था, या अमाउंट विद इंटरेस्ट वगैरह ग्रांट किया गया था, या फिर क्रॉस डिक्री का अगर कुछ है तो वो बताओ आप। ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ द कॉस्ट बताओ। उसके बाद नेम ऑफ द पर्सन वो बताओ कि मतलब नेम ऑफ द पर्सन अगेंस्ट होम, जिसके अगेंस्ट डिक्री का निष्पादन करना है उसका नाम बताओ। ठीक है। जो जजमेंट डेटर है बेसिकली। और आप लास्टली ये बताओ कि आपको कोर्ट का असिस्टेंस किस में चाहिए, मतलब किस किस चीज़ों में चाहिए आपको कोर्ट का असिस्टेंस। आपको कोर्ट का असिस्टेंस डिलीवरी करवानी है आपकी प्रॉपर्टी की, कब्जा दिलवाना है उसमें चाहिए, या फिर अटैचमेंट करना है, सेल करना है, या फिर सेल विदाउट अटैचमेंट करना है, या फिर अरेस्ट डिटेंशन करना है, रिसीवर अपॉइंट करना है, उसमें असिस्टेंस चाहिए, तो ये बताओ। या फिर कोई भी अदर रिलीफ ग्रांट करना है तो किसमें असिस्टेंस चाहिए आपका कोर्ट का, तो वो भी उस रिटर्न एप्लीकेशन में मेंशन करना होगा। उसके बाद लास्टली सब रूल 3 में ये मेंशन किया गया है कि जो एप्लीकेंट है वो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिक्री प्रोड्यूस करेगा। कॉपी नहीं, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिक्री इसके साथ प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद रूल नंबर 11A बात करता है कि एप्लीकेशन फॉर अरेस्ट टू स्टेट ग्राउंड्स, तो जहाँ पे डिक्री होल्डर ने एप्लीकेशन लगाई है जजमेंट डेटर का अरेस्ट एंड डिटेंशन के लिए इन द प्रिजन, तो वहाँ पे वो स्टेट करेगा अपने एफिडेविट
के साथ अकम्पनी करेगा, यानी कि एफिडेविट भी लगाएगा, उसमें स्टेट करेगा कि किस ग्राउंड पर उसको अरेस्ट होना चाहिए। रूल नंबर 12 बात करता है कि अब एप्लीकेशन लगाएगा वो मूवेबल प्रॉपर्टी की, जहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी जो है जजमेंट डेटर की पोजेशन में नहीं है और उसका अटैचमेंट करवाना है। तो कैसे किया जाएगा कि जहां पे एप्लीकेशन वो लगाता है अटैचमेंट करने के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ जजमेंट डेटर, जो कि उसके पोजेशन में, जजमेंट डेटर की पोजेशन में नहीं है, तो यहाँ पर डिक्री होल्डर जो है एप्लीकेशन के साथ उसमें अटैच करेगा एक इन्वेंट्री ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब बताएगा कि कैसे क्या दिखती है, उसका एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन वगैरह बताएगा। उसके बाद आता है रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 में है कि जब डिक्री होल्डर अटैचमेंट के लिए एप्लीकेशन लगाएगा ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट करवाना है, तो कुछ सर्टन पर्टिकुलर्स का ध्यान रखेगा, ठीक है, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है, जजमेंट डेटर को। तो कुछ सर्टन पर्टिकुलर का जो वो ध्यान रखेगा, वो पर्टिकुलर्स फुट नोट की तरह उसमें लिखे जाएंगे एप्लीकेशन के साथ। तो पहली चीज़ है डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, जो कि उसे पता है जो भी कि उसको प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने में काम आए, ठीक है। तो डिक्री होल्डर को जो भी पता है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, बाउंड्री, नंबर्स वगैरह, रिकॉर्ड में जो भी है, सर्वे में जो भी आए हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ बाउंड्री और नंबर उसमें लिखेगा। उसके बाद दूसरी चीज़ वो लिखेगा स्पेसिफिकेशन ऑफ द जजमेंट डेटर शेयर, मतलब जो जजमेंट डेटर का शेयर है उसके अंदर, या फिर इंटरेस्ट कितना वो जजमेंट डेटर पोजेस करता है उस प्रॉपर्टी के अंदर। तो ज़रूरी नहीं है कि उसको पूरा पता हो, पर जितना उसके नॉलेज में है एप्लीकेंट के, यानी कि डिक्री होल्डर के जितना भी नॉलेज में है वो ये करेगा। उसके बाद रूल नंबर 14 पढ़ने का मतलब नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रूल नंबर 15 यहाँ बात करता है एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन बाय जॉइंट डिग्री होल्डर्स। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा डिग्री होल्डर हैं, ठीक है, एनी वन और मोर सच पर्सन्स हैं, तो अनलेस टू द कॉन्ट्रेरी, कंडीशन टू द कॉन्ट्रेरी कि डिग्री पे क्या कंडीशन है, उसको छोड़ते हुए बेसिकली जो जनरल रूल कहता है वो ये है कि जब जॉइंट डिग्री होल्डर्स होते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं एग्जीक्यूशन के लिए सबके बेनिफिट के लिए, मतलब सबका बेनिफिट होगा, उसमें होल डिग्री एग्जीक्यूट करवाई जाएगी, ठीक है। और जहां पर अगर कोई डिग्री होल्डर है जो कि मर जाता है, सब रूल 1 ये कहता है कि डिग्री होल्डर जो है जब मर जाता है कोई, तो उसके जो बेनिफिट होता है वो उसके मतलब बेनिफिट जो सरवाइव कर जाते हैं डिग्री होल्डर को उनको होता है, प्लस जो मर जाता है उसके एलआर के फेवर में एग्जीक्यूशन होता है। यहाँ पर सब रूल 2 बात ये करता है कि जहाँ पर कोर्ट को लगता है कि कोई सफिशिएंट कॉज देखता है कोर्ट, और उसको कोर्ट को लगता है कि डिग्री जो है एग्जीक्यूट करवानी चाहिए इस एप्लीकेशन, मतलब जो एप्लीकेशन यहाँ पे करी गई है उसके बेसिस पर, तो कोर्ट क्या है ऑर्डर करेगा जैसा उसे नेसेसरी लगता है फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट, उन लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन में ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर जो जॉइंट डिग्री होल्डर्स है वो बहुत सारे हैं। उसके बाद रूल नंबर 16 बताता है एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन कौन लगा रहा है यहाँ पे, बाय ट्रांसफरी ऑफ डिग्री। अब ट्रांसफरी ऑफ डिग्री यानी कि अब डिग्री उसके हाथ में है, ठीक है। यहाँ पे असाइनमेंट का एक प्रोसेस है। असाइनमेंट बेसिकली ये होता है कि जब या तो बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ या फिर आप राइटिंग में किसी को अपनी जो डिग्री है उसका इंटरेस्ट, डिग्री मतलब डिग्री से जो भी फ़ायदा होगा, आपके फेवर में डिग्री पास करी गई है और जो डिग्री से जो भी फ़ायदा होना है वो उस पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यहाँ पे यही है कि जहाँ पे एक डिग्री जो है जॉइंटली पास हुई है 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन के फेवर में, और जो इंटरेस्ट है किसी डिग्री होल्डर का, कोई किसी डिग्री होल्डर का जो इंटरेस्ट है ना वो ट्रांसफ़र करा जाता है बाय द असाइनमेंट प्रोसेस से इन राइटिंग, या तो राइटिंग में या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ से, यानी कि अपने आप ट्रांसफ़र हो जाता है ऑपरेशन ऑफ लॉ से। तो इस तरीके से जिसको ट्रांसफ़र हुआ है उसको बोलेंगे ट्रांसफरी। तो ये जो पर्सन ट्रांसफरी होता है वो एग्जीक्यूशन जो है करवा सकता है, एग्जीक्यूशन करवा सकता है डिग्री का। और कौन से कोर्ट से करवाएगा, तो ये एप्लीकेशन करेगा टू द कोर्ट विच पास्ड इट, मतलब जिसने डिग्री पास करी है उसमें एप्लीकेशन फाइल करेगा, और ये डिग्री का जो निष्पादन होगा वो उसी मैनर में, उसी कंडीशन से, उसी तरीके से करवाया जाएगा जैसे कि अगर डिग्री होल्डर खुद एप्लीकेशन करता तो वैसे।
वेयरएज यहाँ पे एक प्रोविजो भी दिया गया है, तो प्रोविजो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजो ये बोलता है कि जहाँ पर डिक्री या फिर डिक्री का के अंदर का जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर्ड करा गया है, किसके द्वारा, असाइनमेंट प्रोसेस के द्वारा अगर वो ट्रांसफ़र करा गया है तो नोटिस जाएगा ऐसी एप्लीकेशन का, किसको जाएगा, ट्रांसफरर को जाएगा पहली बात तो, जिससे वो ट्रांसफ़र करा गया है तो बेसिकली ट्रांसफरर को जाएगा, और दूसरा नोटिस किसको जाएगा, जजमेंट डेटर को भी जाएगा। तो ट्रांसफरर और जजमेंट डेटर दोनों को जाएगा। एंड जो यहाँ पे डिक्री है वो एग्जीक्यूट तब तक नहीं होगी जब तक कोर्ट इस बात पे इनके ऑब्जेक्शन वगैरह सुन नहीं लेता। दूसरा प्रोविजन यहाँ पे ये बात करता है कि जहाँ पर डिक्री जो है पेमेंट ऑफ मनी की है और ये अगेंस्ट 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के है, तो जब एक के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उनमें से एक के अंदर जो ये चीज़ है ट्रांसफ़र कर दी जाती है, तो और दूसरों के अगेंस्ट जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के अगेंस्ट ये डिक्री पारित हुई है पेमेंट ऑफ मनी की, और एक ही पर्सन में ये इंटरेस्ट जो है वेस्टेड कर दिया जाता है, तो फिर उसके बाद दूसरे लोगों के अगेंस्ट वो है एग्जीक्यूट नहीं होगी। और यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। एक्सप्लेनेशन बोलता है कि यहाँ पे जो भी लिखा गया है इस रूल नंबर 16 पर वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा सेक्शन नंबर 146 पर, और ये भी लिखा गया है कि जो ट्रांसफरी ऑफ राइट्स है इन द प्रॉपर्टी, जिसका सब्जेक्ट मैटर है ऑफ द सूट, तो वो अप्लाई कर सकता है एग्जीक्यूशन के लिए, डिक्री का निष्पादन के लिए वो अप्लाई कर सकता है बिना किसी सेपरेट असाइनमेंट और डिक्री, मतलब डिक्री के सेपरेट असाइनमेंट की इसको ज़रूरत नहीं है, बिना उसके वो डिक्री के निष्पादन के लिए अप्लाई कर सकता है कोर्ट में। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आता है रूल नंबर 17, जो कि बताता है प्रोसीजर क्या रहने वाला है कोर्ट का। जब आप ये कोर्ट में ये सारी एप्लीकेशन रूल नंबर 11 से लेकर 14 तक लगा दोगे तो इसके बाद कोर्ट का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो कोर्ट क्या करेगा, सारी रिक्वायरमेंट पहले तो देखेगा कि रूल नंबर 11 से 14 तक फुलफिल हुई है या नहीं हुई है, तो आगे प्रोसेस करेगा, और नहीं हुई है तो बोलेगा कि आप ये जो डिफेक्ट है इनको सही करके आए, और इसके लिए एक टाइम जो है कोर्ट फिक्स कर देता है। और 1A यहाँ पर बात करता है, सब रूल 1A की, जहाँ पर डिफेक्ट आपको बोला गया था कि सही करने को और नहीं सही किया गया है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर सकता है। प्रोविजन ये कहता है कि कोर्ट के ओपिनियन में जो इनएक्यूरेसी है वो रिगार्डिंग रूल 11 क्लॉज सब रूल 2 का क्लॉज G या H के रिगार्डिंग है, यानी कि उसमें जो G या H है वो है अमाउंट विद इंटरेस्ट वगैरह है, या फिर अदर रिलीफ ग्रांटेड, वो सब मेंशन नहीं किया है, या फिर हो सकता है कि अमाउंट टू द कॉस्ट जो अवॉर्ड करा गया है वो मेंशन नहीं किया गया है। शायद इसलिए ना किया गया हो क्योंकि अभी तक डिक्री के अंदर ही नहीं लिखा गया है वो इस तरीके से। तो यहाँ पर कोर्ट एप्लीकेशन को पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं करेगा। इंस्टेड ऑफ what कोर्ट विल डू इज कि कोर्ट यहाँ पर प्रोविजनली ये चीज़ डिसाइड कर देगा विदाउट प्रेजुडाइज टू द राइट्स ऑफ द पार्टीज टू हैव द अमाउंट फुल्ली फाइनली डिसाइडेड इन द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग। तो क्या करेगा, विदाउट प्रेजुडाइज क्या करेगा, डिसाइड कर देगा प्रोविजनली एक अमाउंट वगैरह, और ऐसा ऑर्डर पारित कर देगा किसके लिए, एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री के लिए, जिस पर और अमाउंट जो होगा वो उसमें जो मेंशन होगा वो प्रोविजनली डिसाइडेड अमाउंट होगा। रूल नंबर 17 का सब रूल 2 बात करता है कि जहाँ पर एप्लीकेशन को आपने अमेंड कर दिया है सब रूल 1 के अंदर, जब कोर्ट ने बोला था कि ये डिफेक्ट है और आप सही करके ले आए हो और आपने अमेंड कर दिया है, तो ये माना जाएगा कि एप्लीकेशन जो है इन अकॉर्डेंस विद लॉ अमेंड हो चुकी है, प्लस ये उस दिन प्रेजेंट करी गई थी, मतलब जो डेट इस पे होगी वो उस दिन की होगी जब फर्स्टली प्रेजेंट करी गई थी, जिसमें डिफेक्ट भी था। बट अब ऐसा डिफेक्ट नहीं है, तो जो डेट है वो उसी दिन की लगेगी जिस दिन फर्स्ट प्रेजेंट करी गई थी ये एप्लीकेशन। सब रूल 3 बात करता है कि जो भी अमेंडमेंट करी जाएगी इस रूल के अंदर वो साइंड होगी और इनिशियल्ड होगी बाय द जज। अब सब रूल 4 बात करता है कि एप्लीकेशन जब एडमिट कर ली जाएगी तो कोर्ट उस एप्लीकेशन को एंटर करेगा उसके प्रॉपर रजिस्टर में नोट बना के ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है।
एंड उसकी डेट लिखेगा कि किस दिन एप्लीकेशन एडमिट करी गई है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर करेगा एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री का अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एप्लीकेशन। प्रोविजन ये कहता है कि इन द केस ऑफ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, तो पेमेंट ऑफ मनी की जो डिक्री है उसके केस में द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी अटैच शेल एज नियरली एज मे बी करस्पॉन्ड विद द अमाउंट ड्यू अंडर द डिक्री। तो जो वैल्यू अटैच करी गई है ना प्रॉपर्टी के साथ, वो करस्पॉन्ड करनी चाहिए किसके साथ, अमाउंट जो ड्यू है डिक्री में उसके साथ। Thank you for watching till the end.